हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यमगढ़ क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और आज का टॉपिक हमारा है स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। हम आपको पढ़ा रहे थे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में हमें 4 वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस में कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? पहला थर्नडोइक, पावलोव, तीसरा स्किनर और चौथा कोहलर और कुप्फा के बारे में। मैंने अभी तक आपको थर्नडोइक और पावलोव के बारे में बता दिया है। आज हम बात करेंगे स्किनर के अधिगम के सिद्धांत और उसमें उनकी जो थ्योरी थी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। स्किनर के इस अधिगम सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। जो इनका अधिगम का सिद्धांत है इसको क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये, अधिगम का सिद्धांत को क्या बोलते हैं? स्किनर के क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत। जैसे अभी थॉर्नडॉय के बारे में बताया था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो इसी तरह स्किनर के भी जो अधिगम का सिद्धांत है उसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। स्किनर का यह सिद्धांत थॉर्नडॉय के नियम के अंतर्गत चयन एवं संयोजन पर आधारित है। अभी ये चयन एवं संयोजन पर कैसे आधारित है, अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताएंगे। उनका विचार था 2 प्रकार से, प्रतिवादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रिया का मतलब होता है उद्दीपक के नियंत्रण में होता है। जो चीज़ें उद्दीपक के नियंत्रण में हो वो क्या होती हैं? प्रतिवादी अनुक्रिया होती हैं। और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया क्या होती है? जो किसके नियंत्रण में हो? वो प्राणी के इच्छा के ऊपर निर्भर करे। प्राणी के इच्छा के ऊपर अगर निर्भर करती है तो वो क्या कहलाती है? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहलाती है। अभी हम इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था चूहे पर, किस प्रकार से प्रयोग किया है, इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। आप देख रहे होंगे जो स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स बनाया था, उसमें इन्होंने एक चूहे को रखा। चूहा कैसा था? भूखा था, ठीक है। और इस जो स्किनर बॉक्स है या ये जो बॉक्स है इसके ऊपर एक भोजन की प्लेट रख दी। अब चूहा क्या करता है? इस बॉक्स में इधर उधर घूमता है। इधर कुछ देरी बाद क्या होता है, इधर उधर घूमने के बाद ये छोटा सा लीवर दब जाता है और दबने के बाद यहाँ से भोजन क्या होता है? गिर जाता है और इसको भोजन प्राप्त हो जाता है। तो पहली बार में जब क्या हुआ, चूहे ने तो अभी सीखा नहीं था कि इस लीवर की वजह से ये भोजन मिल रहा है। लेकिन जब वो भोजन को देख लेता है और परिणामतः क्या होता है कि जब लीवर दबता है तभी उसको भोजन मिलता है। तो ये चीज़ें वो कई बार करता है। तो कई बार करता है तब वो सीख जाता है कि इस लीवर के दबने की वजह से जो ऊपर रखा हुआ भोजन है वो कहाँ पे इसके पास इसको मिल जा रहा है। तो यहाँ पे चूहा अब सीख चुका है। तो यही जो है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, यानी कि चीज़ों को बार बार करके सीखना। ये स्किनर का एक चूहे पे प्रयोग किया। और दूसरा प्रयोग इनका किस पे था? एक कबूतर पे था। आप यहाँ पे कबूतर देख रहे होंगे। इनका उद्देश्य ये था कबूतर के प्रयोग पर इन्होंने बताया कि कबूतर को कैसे वो पिंजरे में दाहिने ओर मोड़ सकें। यानी कि जो इनका भोजन रखा हुआ था वो इधर देखिए दाहिने ओर, ये जो इनके सिलेबस में लिखा है दाहिने ओर, आप एक बार देख लीजिएगा, दाहिने ओर या बाएं ओर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखिए ये क्या कर रहा है, ये कबूतर को ये सिखाना चाहते थे कि कबूतर, एक यहाँ पे कुंजी लगी हुई है, इस कुंजी पे जाके कबूतर क्या करे? अपने चोंच को मारे और वहाँ से वो क्या करे? भोजन को ग्रहण करे। तो देखिए कबूतर यहाँ पे क्या करती है? चोंच मारना सीख जाती है और जैसे ही यहाँ पे एक कुंजी पे चोंच मारती है वैसे इसके एक दाना निकलता है। फिर वो जब ऐसे बार बार करती है तो उसको एक एक दाना निकलने लगता है। तो वो सीख जाती है कि इस कुंजी पर चोंच मारने से ही उसको भोजन प्राप्त हो रहा है। तो आप यहाँ पे कबूतर ने सीख लिया। पहले क्या करती? बॉक्स में इधर उधर घूमती है। बॉक्स में इधर उधर घूमती है तो घूमने के बाद उसे एक छोटा सा बिंदु दिखाई देता है जिसको उन्होंने लगा रखी थी कुंजी नुमा। उस कुंजी पे वो क्या करती है? चोंच मारना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि इसने बार बार अपने प्रयोग से ही सीख लिया। तो स्किनर ने इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो आप पुनरावृत्ति, यानी कि जो इसके व्यवहार या पुनरावृत्ति व परिमार्जन
उसके परिणामों द्वारा निर्देशित होता है। ये व्यक्ति या व्यवहार के संचालन ये जो प्राणी है उसके व्यवहार को संचालन करता है। यानी कि जो इसका व्यवहार क्या क्या है, बार बार उस चीज़ों को दाहिने ओर जाके चोंच मारता था और चोंच मारने पे क्या इसको भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। अब बात करते हैं थोड़ा स्किनर के बारे में, हम समझ लेते हैं। हम स्किनर से जुड़े जो क्वेश्चन आते हैं उसको एक बार कर लेते हैं। स्किनर के बारे में जानते हैं कि ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक थे और इनका प्रयोग किस पे था, चूहे और कबूतर पे था। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रयोग किस पे था, चूहे और कबूतर पर। और इनका सिद्धांत क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, अब एक और थ्योरी दी थी, पुनर्वलन। अब पूछे पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है या पुनर्वलन की थ्योरी किसने दी है, जिसकी अंग्रेजी होती है रिफोर्समेंट। ये किसने दिया, ये भी किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। ठीक है, अब इस पुनर्वलन में क्या बताया था, किसी व्यवहार या क्रिया के परिणाम स्वरूप मिलने वाला सुखकारी लाभ को करने के लिए बार बार प्रेरित करता है। जैसे कि सुखकारी लाभ क्या था चूहे के लिए, उसको भोजन का पाना, तो वो भोजन को पाने के लिए क्या करेगा, बार बार लीवर को दबाएगा। उसी तरह कबूतर जो है उसे कुंजी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कुंजी की वजह से ही उसको भोजन मिल रहा था। यानी कि जो चोंच मारती थी उसी की वजह से उसको भोजन मिल रहा था। यानी कि जो इनका पुनर्वलन का सिद्धांत था, यह इस बात का निष्कर्ष निकालता है कि किसी व्यवहार या क्रिया के परिणाम स्वरूप मिलने वाला सुखकारी लाभ, यानी कि जिससे उसको सुख मिले, उसको क्या करेगा, आदमी बार बार प्रेरित करता था। यही इनके पुनर्वलन का सिद्धांत था। अब बात करते हैं पुनर्वलन के प्रकार की। देखिए, पुनर्वलन दो प्रकार से होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब बताइए, नाम से लग रहा है धनात्मक, यानी कि जिसको करने से आपको सुखकारी लाभ हो, यानी कि जिसको करने से आपको कुछ न कुछ प्राप्त हो, आपके लिए वो प्राप्ति हो, आपको जैसे पुरस्कार मिले। अगर ऋणात्मक पुनर्वलन क्या करेंगे, जिससे आपको क्या हो, दंडित मिले या आपको कोई लाभ ना हो, तो इसलिए इसका नाम ऋणात्मक पुनर्वलन दिया गया। जैसे कि धनात्मक पुनर्वलन की बात करेंगे तो इसमें भोजन, पानी, प्रशंसा आदि धनात्मक पुनर्वलन है। जबकि अगर बात करें ऋणात्मक पुनर्वलन की, हम पढ़ किसका रहे हैं, बाल विकास के बारे में। तो जैसे बच्चे शोर करें या बच्चों की निंदा करें तो उन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, ऋणात्मक पुनर्वलन का प्रभाव पड़ेगा। अगर बच्चे की वहीं प्रशंसा की कर दी जाए तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, धनात्मक पुनर्वलन का प्रभाव पड़ेगा। अब बात करें, अभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इनका जो व्यवहार का सिद्धांत था, जो क्रिया प्रसूत के अनुबंधन का सिद्धांत, दो प्रकार से, प्रतिवादी और क्या बताया था आपको, क्रिया प्रसूत व्यवहार, जिसकी अंग्रेजी होती है रिस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर। यहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको, जब स्टार्टिंग में बताया था, प्रतिवादी अनुक्रिया का मतलब होता है उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, जबकि ये जो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है ये किसके, प्राणी के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करें इनके शिक्षण का प्रयोग क्या हो सकता है, आप इसको सुन लीजिएगा। आप जैसे सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ आपको ये थोड़ा हेल्प कर सकता है। जैसे कि इनका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत बालकों द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार के लिए पुनर्वलन देने की आवश्यकता पर जोर देता है। यदि बालक अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वही बताए ना, पुनर्वलन धनात्मक हो। अगर बच्चे की हम प्रशंसा करें तो वो कैसा वो पुनर्वलन होगा, वो धनात्मक होगा। तो यह सिद्धांत, दूसरा क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि यह सिद्धांत बालकों की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए जोर देता है, यानी कि बालकों की क्या आवश्यकता है उस पर ध्यान दीजिए। तीसरा, बालकों द्वारा किए गए कार्य एवं परिणामों की जानकारी देने पर यह सिद्धांत बल देता है। और चौथा, यह सिद्धांत बालकों की शिक्षा की प्रक्रिया के अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है। अभिप्रेरणा, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा शब्द बार बार मिलेगा बाल मनोविज्ञान में। तो मैंने जैसे थर्नडोइक के नियम बताया था, वहाँ पे मैंने थर्नडोइक के नियम जब बताया था तो क्रिया प्रसूत
सीखने के नियम में मैंने तत्परता का नियम वहाँ बताया था ना, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम बताया था। तो तत्पर में बताया था जब बच्चा तत्पर होगा, किसी चीज़ के लिए अभिप्रेरित होगा, तो वो उसको करने का प्रयास बार बार करेगा। आप भी सोच लीजिए, जब आपको टेट का एग्ज़ाम देना है, तो टेट के एग्ज़ाम के देने के लिए आपको क्या दिख रहा है कि आपको बदले में नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा, 50,000 रुपये मिलेंगे। तो आपको क्या मिल रहा है, 50,000 रुपये दिख रहा है, तो आप उसके लिए अभिप्रेरित हो रहे हैं। तो यानी कि आप टेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब जो इनका मुख्य तथ्य था, क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है सीटेट में, जैसे पूछे अगर भाषा वर्तनी की बात करें, तो भाषा वर्तनी अगर पूछा जाए, ये सिद्धांत भाषा वर्तनी सिद्धांत किस पे बल देगा, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पे देगा। अगर पूछा जाए विलोम, ये क्वेश्चन आ सकता है, विलोम किस पे बल देगा, वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर देगा। मुहावरा किस पे देगा, क्रिया प्रसूत के अनुबंधन के सिद्धांत। गणित के पहाड़े याद कराना, ये भी क्रिया प्रसूत के अधिगम के सिद्धांत। गणित के पहाड़े, जैसे आप क्या करेंगे, अगर आप टीचर हैं तो गणित के पहाड़े पढ़ाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, स्वयं पहले पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, बच्चों आप इसको दोहराइए। जब उस चीज़ को बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, जैसे चूहा जो है वो चीज़ बार बार दोहराता था, लीवर को, उसको सीख लिया कि लीवर दबने से ही भोजन मिल रहा है, यानी कि बच्चे बार बार पढ़ा, आपके बोलने से बच्चे अगर सीख जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, तो वो करके सीख रहे हैं। तो यानी कि उनके अंदर क्या आ रहा है कि जो पुनर्वलन की क्रिया है वो बार बार दोहराई जा रही है। ये थे स्किनर के अधिगम सिद्धांत, और इनसे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अगर ये आपको यहाँ पे कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जाके अपनी राय दे सकते हैं या हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।